बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश एंड आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो आज का बिल्कुल ही बेसिक लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर इम्पोर्टेंट भी है, मतलब ये वाली यूनिट है जो फिजिकल वर्ल्ड या फिर आप इसमें बोल सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे पूरे 11th में चलती है, पूरे 12th में काम आती है। हमें यूनिट्स की एंड डायमेंशंस की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो ये वाले यूनिट इम्पोर्टेंट भी बहुत है। नीट में वैसे भी इससे अच्छा खासा पार्ट आता है, तो इम्पोर्टेंट तो है ये यूनिट। जेई में भी अच्छा खासा पार्ट आता है। तो चलो आज आज का जो लेक्चर वो होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा। आपको यूनिट्स के बारे में बताया जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया जाएगा, मतलब बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। थोड़ा सा याद करने का ज़्यादा होगा इसमें, लेकिन समझ में आने लगेगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो पैनिक मत करना पहली बात तो चलो आज की यूनिट स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक टर्म आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि उसी के बाद ही हम सारी चीज़ें आगे चलेंगे। तो कुछ चीज़ों को डिफाइन करना इजी होता है ना। कुछ चीज़ों को डिफाइन करना इजी होगा। जैसे हमने बोल दिया कि मान लो कि ये मेरे पास एक पेन है, तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, है ना। इसको मेज़र करना इजी है, इसको मेज़र करना इजी है। इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, मैंने बोल दिया इसकी लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। जैसे तुम अब खुद को ले लो, तुम्हारा मास होगा, मैंने बोला तुम्हारा मास कितना है, तुमने बोल दिया मेरा मास तो मैम 50 kg है, 60 kg है, 70 kg है ना। बिल्कुल बैठे रहते हैं पूरे दिन, तो हमारा मास इतना है। तो मास को भी डिफाइन कर सकते हैं, टाइम को भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो मुझे यहाँ से मेरे घर तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मैंने टाइम को भी डिफाइन कर दिया कि आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, तो मैंने ये टाइम को भी डिफाइन कर दिया। ऐसे टेम्परेचर है वो भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आप फिजिक्स से कितना प्यार करते हैं, है ना। मैंने आपको बोला कि आप फिजिक्स से कितना प्यार करते हैं, तो क्या बोलोगे? इतना, है ना। किसी का जवाब आएगा इतना, नीट वालों का तो जवाब आएगा इतना सा, है ना। तो मतलब जो फिजिकल कुछ चीज़ें होती है, जैसे मैंने बोल दिया फिजिक्स से कितना प्यार करते हो, जैसे जो प्यार हो गया वो डिफाइन, मतलब उसको हम मेज़र नहीं कर सकते कि इतना करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं, ये हम मेज़र नहीं कर सकते। ऐसे ही जैसे मैंने बोल दिया तुम अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हो, क्या तुम ज़्यादा प्यार करते हो, तुम्हारी बहन ज़्यादा प्यार करती है, तुम्हारा भाई ज़्यादा प्यार करता है, तो ये चीज़ें हम मेजर नहीं कर सकते हैं ना। प्यार को, जो इमोशंस होते हैं हमारे, उनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा, जिससे फ्रेंड तो नहीं होगा, जैसे कोई होगा जो जिसके तुम कट्टर दुश्मन हो, है ना, तुम नहीं बोल सकते कि मैं इसे कितनी नफरत करता हूँ। तो जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, प्यार, नफरत, ये सब, इनको हम मेज़र नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे मास हो गया, मैंने मास बता दिया, लेंथ बता दी, टाइम बता दिया, इन सबको हम मेज़र कर सकते हैं, तो इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जिन चीज़ों को हम किसी की हेल्प से, जैसे मास को मेज़र करेंगे, मैंने वेइंग मशीन पे रख दिया, है ना, तो उसका मास निकल के आ जाएगा। मैंने एक स्केल लिया और इसको मैंने इसके लगा दिया और देख लिया कि ये 15 सेंटीमीटर का है। टाइम देख लिया, हमारे पास वॉच है। तो जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, उसको बोलते हैं हम, उन चीज़ों को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लोगों को अभी फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? वो क्वांटिटीज़, वो चीज़ें, कोई भी वो चीज़ जिसको हम किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, वो क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, वो चीज़ जिसको हम फिजिकल किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, वो हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है फिजिकल क्वांटिटी। ओहो, छोटा कर लेते हैं थोड़ा इसको। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है फिजिकल क्वांटिटीज़। या
फिर फिजिकल क्वांटिटी लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन ही बता रहे हैं अभी। इसको मैं शॉर्ट में PQ लिख दूंगी, ठीक है। ये आगे बहुत बार यूज होगी, इसलिए इसको शॉर्ट में हम PQ लिख देंगे। क्या होगी, दोज क्वांटिटीज which can be measured with the help of an instrument। ठीक है, वो क्वांटिटी जिसको हम किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। और इसको मेजर तो कर लेंगे, लेकिन मेजर करके करेंगे क्या, जो हम हमारे डेली लाइफ में कुछ काम होते हैं, कुछ भी कोई भी काम होता है उसमें वो हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटी जिनको हम किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती हैं जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम लिख सकते हैं N इंटू यू। अब N इंटू यू क्या होगा ये अभी बताते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक ये पेन है ना, ये पेन है, इसकी मैंने अभी अभी लेंथ बताई, मैंने इसकी लेंथ बता दी 15 सेंटीमीटर है ना। इसकी लेंथ बताई है, तो लेंथ क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई है ना। लेंथ क्या हो गई इसकी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो लेंथ क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, विच इज इक्वल टू 15। 15 एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, 15 एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई है ना। और सेंटीमीटर ये एक यूनिट हो गई है ना। 15 एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और सेंटीमीटर एक यूनिट हो गई। इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, या तो इसको ये लिख दो 0.15 मीटर हो जाएगा ये है ना। तो इसको जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो N इंटू यू होती है। N यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है और U यहाँ पे यूनिट है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो किसके इक्वल आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यू, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, शॉर्ट में हम लिख देंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, N इंटू यू के इक्वल होगी। तो ये आ गया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी किसके इक्वल होगी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मान लो हमने एक मास को मेजर किया, मैंने मान लो तुम्हारा ही मास पूछ लिया कि तुम्हारा मास कितना है, तो तुम ये बोलोगे कि मेरा जो मास है, ये देखो ये अब हैंग होगा, मेरा जो मास है वो 50 kg है ना। कोई हल्का सा बच्चा है जिसको मैंने पूछ लिया कि उसका मास है वो 50 kg है, तो मास क्या हो गया यहाँ पे, मास हो गया फिजिकल क्वांटिटी, 50 क्या हो गया, 50 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड kg क्या हो गया, kg हो गई यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लेंथ को लिखा है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेंथ को लिखा, क्या लिखा मैंने लेंथ को, कि ये हमारे पास एक पेन है या फिर कोई भी एक लेंथ है, कोई भी एक पेन ही लगा लो, मान लो इसकी जो लेंथ आई है हमारे पास वो आई है 15 सेंटीमीटर है ना। हमने अभी तो इसको 15 सेंटीमीटर लिखा है, मतलब मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, इसको हम मीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इसको 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या जाएगा 0.15 मीटर। मैंने इसको मीटर की टर्म्स में भी लिख दिया। अब हम इसको मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर में भी लिख सकते हैं, आगे किलोमीटर में भी लिख सकते हैं ना, किसी भी यूनिट में लिख सकते हैं जो भी हम जानते हैं। इसको हम जैसे अगर इसको हम मिलीमीटर में लिखेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 150 मिलीमीटर।
लेकिन मैंने ये यही पेन था, मान लो इस पेन को ही मेज़र किया और इसको मैंने बोल दिया कि ये 15 सेंटीमीटर का है, तो भी ये यही पेन है। इसको मैंने बोल दिया कि ये पेन है, ये 150 मिलीमीटर का है, तो क्या इसकी लेंथ थोड़ी चेंज हो गई? लेंथ तो अभी भी इसकी यही है, बस मैंने अभी इसको क्या बोला है कि ये 150 मिलीमीटर का है। मैंने इसको बोल दिया कि ये 0.15 मीटर का है, तो अभी भी तो इसकी लेंथ यही है, अभी थोड़ी ना इसकी लेंथ चेंज हो गई। इसको किलोमीटर में बोल दो चाहे, मतलब इसकी लेंथ तो वही कांस्टेंट ही रहेगी, इसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज हो रही है, मैं यूनिट चेंज कर दे रही हूँ। तो इसकी लेंथ तो कांस्टेंट ही है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, ये जितना था ये उतना ही तो है, ये थोड़ी ना चेंज हो गया। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 15 सेंटीमीटर होगा वही इक्वल होगा 0.15 मीटर के, और वही इक्वल होगा 150 मिलीमीटर के। तीनों में कोई फर्क थोड़ी है कि तीनों को मैंने अलग अलग कुछ बोल दिया है, तीनों के तीनों सेम ही तो है। हाँ, तीनों सेम है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो हमारे पास जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जो हमारे पास आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, या फिर ये बोल सकते हैं किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, वो यूनिट के। अगर मान लो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा दिया है ना, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा दिया, यहाँ से मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू 150 कर दी, तो यूनिट कम हो गई है ना, सेंटीमीटर से क्या हो गई, मिलीमीटर हो गई, यूनिट कम हो गई है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, मतलब यूनिट को मैंने कम कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंटीमीटर से ये मीटर में कन्वर्ट हो गई, यूनिट बढ़ गई है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होगी। तो यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू एन यू। यहाँ पे क्या है, ये n है और ये u है, ये n है और ये u है, ये n है और ये u है, वैल्यूज तो सारे इक्वल ही है ना, सभी में कोई फर्क थोड़ी है। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं जो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इसके इक्वल होगा, है ना, कोई फर्क थोड़ी है इसमें। और ये हम ये बोल सकते हैं ये क्या होंगे, कांस्टेंट, मतलब इसकी लेंथ थोड़ी चेंज हो गई, इसको मैंने 150 मिलीमीटर बोल दिया, 15 सेंटीमीटर बोल दिया, 0.15 मीटर बोल दिया, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट ही तो है, इन सबको मिला के ये पेन ही तो है, इस पेन की लेंथ थोड़ी चेंज हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये रिलेशन याद रखना, अच्छा खासा रिलेशन है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे तो ये हमारी बात हो गई मतलब इसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब चलते हैं आगे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हो गई, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होगी। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कितने टाइप की होंगी फिजिकल क्वांटिटीज? तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, सबसे पहले तो हमारे पास आ गई फंडामेंटल। 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होंगी। फर्स्ट हमारे पास आ गई फंडामेंटल। फंडामेंटल के नाम से ही पता लग रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड पे हमारे पास आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड थर्ड पे हमारे पास आती है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पहले हम इन दोनों को बारे में पढ़ते हैं, इन दोनों को अच्छे से पढ़ते हैं, लास्ट में हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है।
चलो, तो सबसे पहले हमारे पास आती है फंडामेंटल। फंडामेंटल के नाम से ही समझ में आ रहा है फंडामेंटल का मतलब क्या होगा, ये कुछ बेसिक सा होगा, है ना। फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम, है ना, सेल, कुछ भी ये बोलते हैं। तो फंडामेंटल का मतलब हो गया बेसिक, है ना, बेसिक, बिल्कुल ही अब्सोल्यूट बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक मतलब एक बेस होगा, बेस होने के बाद उससे चीज़ें आगे बनेंगी, है ना। हमें क्या चाहिए, कुछ भी बनाने के लिए हमें चाहिए बेस, चाहिए बेस के बाद ही आगे चीज़ें बनती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं, मतलब बिल्कुल जो बेसिक सी क्वांटिटीज़ होती हैं उनको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। पढ़ेंगे आगे कौन कौन सी होंगी। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल में हमारे पास क्वांटिटीज़ आई थी उनसे मिलके जो हम बनाएंगे उनको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, ये किससे बनती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। सप्लीमेंट्री कुछ थोड़ा सा अलग है, ये थीटा वगैरह के बारे में है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो हेडिंग डाल लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़, हेडिंग डालो फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, जो बिल्कुल ही बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, वो होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे ही हमारे पास हो गया मास, हो गया, है ना। मान लो किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मास चाहिए, है ना। जैसे मास हो गया, मास से और क्या लोगे, है ना, किसी चीज़ का मास, हमें किसी का मास बताना है तो हम बता सकते हैं। जैसे हमारे पास लेंथ हो गई, वो भी एक क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। जैसे हमारे पास टाइम हो गया, वो भी क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जो बिल्कुल बेसिक है, जो बिल्कुल बेसिक है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि हम पूरे फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन क्यों की गई, ताकि हम पूरे फिजिकल वर्ल्ड को कुछ टर्म्स में, मतलब कुछ यूनिट्स की फॉर्म में डिफाइन कर सके, कुछ फॉर्मूलेज की फॉर्म में बता सके। तो हमें क्या चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए जिसको लेके हम सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकें, है ना। हमें कुछ बेसिक चाहिए, बेसिक सा चीज़ चाहिए जिसके ऊपर हम पूरी की पूरी बिल्डिंग बना सकें। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, जो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज़ होंगी। जैसे हमारे पास मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। और हमारे पास याद रखना 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, कितनी होंगी हमारे पास, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या आएगी हमारे पास, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल quantities which are used to express all the quantities, ये बोल सकते हैं all physical quantities are called, और या फिर are known as fundamental physical quantities। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो बिल्कुल फंडामेंटल है, बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज है, इनको बेसिक भी बोल सकते हैं, अब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
अब जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है हमारे पास 7। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में, हेडिंग डाल लो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आती है, सबसे पहले नंबर पे आता है मास। सबसे पहले नंबर पे आ गया मास। सेकंड नंबर पे आ गया हमारे पास लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टाइम। फोर्थ आ गया हमारे पास टेम्परेचर। जैसे हमारे पास जैसे टेम्परेचर हमें ये बताना है कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, वहाँ पे कितना टेम्परेचर है, हमें देखना है टेम्परेचर के बारे में। तो उसको मेज़र करने के लिए जो बेसिक सी फिजिकल क्वांटिटीज़ बनी, जो बेसिक सी फिजिकल क्वांटिटी बनी वो बनी टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास आया, जैसे मान लो एक वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी बनी करंट की, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास बना इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो मोल वगैरह ये सब चीज़ें। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेवंथ लास्ट हमारे पास आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी को बताता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी मान लो 10 है, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है लाइट की, है ना, कहाँ पे ज़्यादा है लाइट की, तो ये हमारे पास बताता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हो गई हमारे पास 7 स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बात करते हैं जो हमारे पास मास होता है, या फिर जो हमारे पास मास है, मास की बात कर लेते हैं। मास को हम किस में लिखते हैं, है ना। मास को वैसे तो डिफाइन करने की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे मास को किलोग्राम में लिख दिया, कहीं पे ग्राम में आएगा मास, कहीं पे पाउंड में आएगा मास, काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ है। यहाँ पे हम एक यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, आगे देखेंगे कि यूनिट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो मास को जैसे हमने जनरली लिख दिया केजी में लिख दिया, है ना, या फिर ग्राम में लिख दिया। आगे देखेंगे कि केजी में क्या होता है, केजी क्या होता है, ग्राम क्या होता है। ऐसे लेंथ को मान लो हमने लिख दिया मीटर में लिख दिया, किलोमीटर में लिख दिया। टाइम हो गया, टाइम को हमने लिख दिया सेकंड में लिख दिया, घंटे में लिख दिया, मिनट में लिख दिया। टेम्परेचर को हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस में लिख दिया, केल्विन में लिख दिया, है ना। और हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में लिखते हैं, एम्पियर में। एम्पियर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। यहाँ पे ये स्मॉल आता है क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाम पे था, और जो साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट्स लिखी जाती हैं वो तो स्मॉल में लिखी जाती है, लेकिन जब उसको हम एक कैपिटल की फॉर्म में लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर आता है ना। एक लेटर के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कैपिटल आएगा, पूरी जो हम एम्पियर लिखेंगे तो वो स्मॉल ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट हो जाएगी जिसको हम मोल में मेजर करते हैं, है ना। जैसे हमारे पास एक मोल में कितने होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23 ना। ये सब हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। वैसे ये ज़्यादा आता नहीं है हमारे पास, जो मेन है वो ये 3 मेन है, बाद में हम ये भी पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 ज़्यादा मेन है, इन तीनों के बारे में ही हमारे पास ज़्यादा दिया हुआ है। चलो ये हो गई हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, या फिर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोल दो। ये हो गई हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब इनकी हेल्प से, इन क्वांटिटीज़ की हेल्प से हमने कुछ क्वांटिटीज़ को डिराइव कर दिया। इन क्वांटिटीज़ की हेल्प से हमने कुछ क्वांटिटीज़ को डिराइव कर दिया। इनके कम्बिनेशन को हमने इनके कम्बिनेशन को करके हम एक और क्वांटिटी बना दी जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिराइव्ड फिजिकल
quantities. Those physical quantities, those physical quantities, those physical quantities which can be expressed as combination of fundamental physical quantities. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम किससे बनाते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएंगी? ये हमारे पास जैसे हो गई, मैंने लिख दिया यहाँ पे फोर्स, है ना, या फिर थोड़ी बेसिक से ले लेते हैं, है ना, उसके बाद पढ़ेंगे फोर्स। जैसे थोड़ा हमने लिख दिया वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो होता है वेलोसिटी, है ना। आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की क्या होती है? लेंथ ही तो होती है ना। तो ये क्या हो गई हमारे पास? मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम हमने लिख दिया सेकंड, तो ये क्या आ गई हमारे पास? मीटर पर सेकंड। ये किससे डिराइव की गई है? इससे। ये क्या थी हमारे पास? ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी। इन दोनों को मिला के हमने बना दी वेलोसिटी, जो क्या बन गई? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और भी हमारे पास आ गई, जैसे हमें एरिया निकालना है। ये हमारे पास एक कुछ भी मान लो, रेक्टेंगल मान लो, लेंथ है, ब्रेथ है ना, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो यहाँ पे जो ब्रेथ है ये भी क्या है? एक टाइप की लेंथ ही तो है, एक टाइप की लेंथ ही तो है। ये भी तो एक टाइप की लेंथ ही होती है। लेंथ को हमने ब्रेथ बोल दिया, विड्थ बोल दिया, हाइट बोल दिया, ये सारी होती तो लेंथ ही है। इनको मेजर तो ऐसे ही किया जाता है। तो ये क्या आ गई? एरिया आ गई। जैसे हमारे पास ऐसे ही वॉल्यूम आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी, है ना। ये सारी क्या हो गई? जैसे हमारे पास ऐसे ही फोर्स आ जाएगा, है ना, फोर्स लिखा था, फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास? मास इनटू एक्सेलेरेशन। अब जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसमें हो सकता है और भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो। जैसे हमारे पास जो एक्सेलेरेशन होती है वो किसकी इक्वल होती है? चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये एक्सेलेरेशन भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फंडामेंटल आए, डिराइव्ड वाले में डिराइव्ड भी आ सकती हैं। तो फोर्स क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलेरेशन, क्या आ गया? ये केजी, इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम किसके इक्वल बोलते हैं? न्यूटन की। ये हम देखेंगे यूनिट्स को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे लिखा जाता है, ये आगे देखेंगे हम। तो ये हो गई हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। जैसे हमारे पास प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, है ना। वर्क क्या होता है हमारे पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर से उसमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आ गई। चलो, समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब आगे चलते हैं हम। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, नेक्स्ट हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? देखो ये थोड़ी सी अलग है ना तो ये वैसे तो ये फंडामेंटल ही है, बट उसमें नहीं गिनी जाती। कैसी होती है? जैसे हमारे पास जो एंगल होता है ना, एंगल आपने पढ़े होंगे, थीटा हो गया, है ना, थीटा अल्फा गामा, किसी से भी लिख देते हैं। तो जो हमारे पास एंगल होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसीलिए इनको सप्लीमेंट्री बोला गया है ना, अलग से। जैसे मैंने फर्स्ट पे लिख दिया, एक हमारे पास होता है, इसमें दो होते हैं हमारे पास। एक हो गया हमारे पास प्लेन एंगल, प्लेन एंगल हो गया। प्लेन एंगल क्या होता है? जो भी हम नॉर्मल लिखते हैं, है ना, थीटा। जैसे हमारे पास मान लो ये एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, मैंने यहाँ पे एक एंगल डिफाइन कर दिया, ये इसका सेंटर है,
यहाँ पे मैंने एक एंगल डिफाइन कर दिया, ये एंगल आ गया थीटा, इसकी रेडियस है आर। तो यहाँ पे थीटा को क्या लिखते हैं हम, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। और यही किसके इक्वल होता है हमारे पास, यही हमारे पास रेडियन के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास हो गया थीटा हो गया, जैसे आर्क बाई रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्लेन एंगल हो गया, है ना, जो हम जनरली यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। चलो छोड़ो, आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और आता है, आगे आता है, इसको समझ में आ गया होगा, ये आप लोग पढ़ते ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है सॉलिड एंगल, एक सॉलिड एंगल के नाम से भी आता है, सेकंड आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कौन सा होता है, सॉलिड एंगल जैसे वैसे तो इसको आगे पढ़ेंगे हम, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगी ना, फ्लक्स आएगा, वो सब चीज़ें आएंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, तब पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं क्या होगा सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल होता है एक, ये तो होगा हमारे पास 2D में, ये तो 2D में होता है, लेकिन सॉलिड एंगल किस में होगा हमारे पास, 3D में होगा। सॉलिड एंगल 3D में होगा। कैसे होगा, जैसे आप लोगों ने वो कैप देखी होगा ना, जो बर्थडे पे पहनते हैं, है ना, कैप देखी होगी, वो इस टाइप से होती है ना, नीचे से ऐसे कोना सा होता है और ऐसे होती है। तो उसमें ये जो एंगल बना होता है, ये कैसा एंगल बनता है, 3D में एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल बनता है 3D में, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये इस टाइप से होगा, ये किस में होता है, पहली बात तो ये 3D में होगा। और कैसा होगा ये हमारे पास, ये हमारे पास मान लो हमारे पास एक कोन है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है। और सॉलिड एंगल को डिफाइन वो हम बाद में ही करेंगे, चलो वैसे एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर होता है, चलो छोड़ो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ये हमारे पास आ गया सॉलिड एंगल, ये किस में होगा, 3D में होगा हमारे पास। ओके ये सॉलिड एंगल हो गया। इसकी यूनिट देख लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास, इसकी यूनिट हमारे पास होगी स्टीरेडियन। क्या यूनिट होगी हमारे पास, इसकी यूनिट हमारे पास हो गई स्टीरेडियन। याद कर लेना इस चीज को, रुको एक सेकेंड। क्या यूनिट हो गई इसकी, स्टीरेडियन यूनिट हो गई। ये हो गया हमारे पास सॉलिड एंगल, और ये हो गए हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब हमारे पास आती है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होंगी, देखो यूनिट्स, यूनिट्स क्या होते हैं, किसी भी एक चीज़ को मेज़र करने के लिए जो यूज की जाती है वो होती है हमारे पास यूनिट्स होती है ना। किसी भी चीज़ को, जैसे हम किसी को केजी में मेज़र कर रहे हैं, जैसे मैं मान लो मैंने ये पेन ले लिया है ना, मैंने पूछा कि इसकी लेंथ कितनी है, तो बोल दिया कि 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई, है ना। हमने मतलब स्टैंडर्ड टाइप से डिफाइन कर रखा है कि एक, ये ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये मैंने ये माना है कि ये जो पेन है ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का नहीं है ना। ये नहीं है कि आपने ये मान लिया तो ये, हाँ ये पूरी दुनिया में लागू हो गया। कुछ स्टैंडर्ड ही यूनिट्स बनाई गई हैं, जैसे कुछ स्टैंडर्ड तरीके डिफाइन कर दिए गए हैं कि हम इस 1 सेंट, इतना जो होता है हमारे पास, इतनी कुछ लेंथ होती है, उसको हम 1 सेंटीमीटर ही मानेंगे। ये कुछ लेंथ है, इसको हम तो यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर होगा। ये कुछ मास होगा, ये 1 kg का ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास पेन है, मैंने ये घोषित कर दिया कि ये 1 kg का है। आपके घोषित करने से कुछ नहीं होगा, जो ये इसकी जो वेट होगा वो होगा ही, है ना, इसका जो मास है वो तो होगा ही। हमने कुछ स्टैंडर्ड तरीके से बनाया हुआ है, कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स है जिसमें ये माना गया कि 1 kg मास कितना होगा, 1 मीटर लेंथ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर लेंथ कितनी होगी, ये सब माना गया। तो हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं उसमें कौन कौन सी यूनिट आती है, जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं हम इसमें, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं। हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम आते हैं, जैसे हमारे पास आ गया मेनली तो हम मास को, लेंथ को और टाइम को ही डिफाइन करेंगे। हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होंगे, जैसे एक हो गया हमारे पास
MKS, और इसी में हम SI पढ़ लेते हैं, है ना, इसी को हम SI बोलते हैं। वैसे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। ये हमारे पास MKS हो गया, एक हमारे पास आ जाता है CGS सिस्टम आता है, एक हमारे पास आता है FPS सिस्टम। इधर हमारे पास मान लो, इधर हमारे पास ये मैंने मास को कैसे लिखेंगे, लेंथ को कैसे लिखेंगे, टाइम को कैसे लिखेंगे। तो जो हमारे पास MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम, M मतलब मीटर, K मतलब kg, S मतलब सेकंड। ये लेंथ के लिए है, ये मास के लिए है, और ये थर्ड वाला ये टाइम के लिए है। तो यहाँ पे मास को वैसे तो हम केजी में भी लिखते हैं, ग्राम में भी लिखते हैं, मिलीग्राम में भी लिखते हैं, है ना, इन सब में माइक्रोग्राम भी होता है ना, मेगाग्राम भी होता है, ये सब होते हैं। लेकिन जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, जो हम MKS सिस्टम है, इसमें हम कैसे लिखेंगे, हम जो मेनली जो यूज करेंगे वो MKS करेंगे या फिर FPS करेंगे। MKS सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा, जैसे MKS सिस्टम में मास को केजी में लिखा जाएगा, लेंथ को मीटर में लिखा जाएगा, टाइम को सेकंड में लिखा जाएगा। CGS की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, लेंथ है, C मतलब सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, G मतलब इसको ग्राम में लिखा जाएगा, मास को इसको, और टाइम को तो सेकंड में ही लिखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं FPS की। FPS जो सिस्टम है ये ब्रिटिश जो है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज में, है ना, ब्रिटेन वगैरह में, वहाँ पे पाउंड वगैरह बोला जाता है मास को, है ना, ये 1 पाउंड है, 2 पाउंड के टर्म्स में ज़्यादा यूज किया जाता है, तो ये ब्रिटिश में ज़्यादा यूज होता है। तो इसका जैसे हमारे पास ये हमारे पास हो गया फुट हो गया, ये पाउंड हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास सेकंड हो गया। टाइम तो सेकंड में लिखेंगे, जैसे ये हमारे पास हो गया पाउंड, फुट, और ये सेकंड। तो ये आ गई हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो इस टेबल को बना लेना। ठीक है, आपको ये बहुत हेल्प करेगी, आगे जो भी यूनिट्स आएंगी ये सबसे बेसिक है ना, ऐसा मत सोचो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक है, आपको आता है, हाँ आपको आता होगा, लेकिन याद रखो इन चीज़ों को, है ना, कि MKS हम जो लिखेंगे वो मेनली MKS में लिखेंगे, SI में, इसको SI भी बोलते हैं। जैसे फोर्स हो गया हमारे पास, है ना, फोर्स हो गया, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स हमारे पास होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो गया हमारे पास, kg हो गया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या लिख देते हैं, न्यूटन लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको न्यूटन को हम क्या बोल देंगे, SI यूनिट बोल देंगे। ठीक है, बस इतना सा फर्क है, तो याद कर लो। आज का लेक्चर था वो थोड़ा सा याद करने का ज़्यादा था, नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये वाला लेक्चर अच्छे से तैयार कर लो, इसके नोट्स बना लो अच्छे से, इम्पोर्टेंट है, अच्छा मतलब बेसिक है ना, सिंपल सी बात। चलो कोई नहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।